हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है ये 17 फरवरी से शुरू हो रहा है और फर्स्ट डे क्या है, मैथ है। तो जैसा कि ये मैं सेशन लेके आया हूँ, इसमें मैं साइंस का पूरा फिजिक्स, आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस का पूरा फिजिक्स इस वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका अलग अलग एक वीडियो ला दूंगा और मैथ का भी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, उसमें भी पूरा टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। पूरा फिजिक्स मैं इसमें देखने वाला हूँ। क्या है इसमें, पूरा फिजिक्स, जितना फिजिक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा देखने वाला हूँ। सभी आपको दिमाग में लगाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और हम देखते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का शुरू करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। कहाँ से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम निम्न में से कौन होता है। तो आवर्धन जो होता है एम बराबर माइनस वी बाई यू के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम लोग बाइक या फोर व्हीलर किसी भी गाड़ी में आप देखे होंगे कि साइड मिरर लगा होता है। साइड मिरर किस लिए लगा रहा होता है कि पीछे वाली वस्तु दिख सके। तो पीछे वाली वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। ठीक है, इस तरीके का कर्व टाइप का होता है, वो कैप्चर करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण क्या हो जाए। अगर सीधा प्रतीत होता है तो केवल वो उत्तल होता है। क्या होता है, केवल वो उत्तल होता है, सीधा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 2020 ए पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो कार का आगे वाला दीप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक और उल्टा होता है। जब आप पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण के सामने एक रखी हुई वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक या काल्पनिक दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नई कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, कहाँ से ली जाती है, तो वो ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, बिंब दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसका मैं स्टार मार्क लगाऊंगा उसको दिमाग में आप रखिएगा। ये भी स्टार मार्क है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी, ये देख रहे हैं 2011, 15, 16, 17, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा और ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर दर्पण के लिए सबसे उपयोगी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना काल्पनिक होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है, प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है। तो ये वक्रता त्रिज्या होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का भी परावर्तक सतह अवतल होता है, ये भी लिख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ईंट क्या है, ईंट आपका अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। एक ईंट है तो ईंट की तरफ से आगे क्या नाम, इधर से उधर आप नहीं देख सकते हैं, तो अपारदर्शी है।
गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो r बराबर 2r होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यहीं से r बराबर 2f निकल के आता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आप जान लीजिए, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिजिक्स में इससे क्या होता है, 5 नंबर वाला में इसको सिद्ध करने का भी पूछता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करना है, तो वो चीज़ भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल या उत्तल दोनों में भी आभासी बन सकता है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में नहीं बन सकता है, तो समतल दर्पण में नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब समतल, उत्तल और अवतल यानी कि ये तीनों दर्पण से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं क्या होती हैं, वो वस्तुएं दीप्त या प्रतिदीप्त होती हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है किसका, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक और उल्टा होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, तो दर्पण से बिंब की दूरी दर्पणा के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60। किसी प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टकराती हुई, तो उसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये 60 जाएगा, यहाँ से ये 90, ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, 1 के बराबर होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। एक वस्तु एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यदि दर्पण वस्तु से 10 सेंटीमीटर और दूर हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे चला जाएगा, 20 सेंटीमीटर पीछे चला जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 20 से 40 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की क्या जरूरत होती है, तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वो कौन दर्पण होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो समतल दर्पण वो क्या होता है, समतल होगा या उत्तल होगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक या हर्षित होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है, तो ऑप्शन डी कहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो ऑप्शन माने
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम क्या नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यही हमने कोण आई बराबर कोण आई आर का है, ये वाला क्वेश्चन में वही होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वो दर्पण क्या होता है, वो दर्पण उत्तल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दो गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होती है, उल्टा होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो अगर वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ बराबर क्या होता है r/2 यानी 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती हैं, अपसारित होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष रखा जाता है, तो ध्रुव के सापेक्ष रखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन से हम क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है, थोड़ा सा रुक जाइए लोग, दिक्कत हो गया है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर रहते हैं, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी आपका हो जाएगा 1/2 यानी कि 0 पॉइंट, अगर -2 है तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो F बराबर 1/P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि -0.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक उत्तल लेंस की होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शब्द को उसमें दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस आप पसंद करेंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अपसारी लेंस कौन कहलाता है, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f पर रखा जाएगा तो 2f पर बनेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, sin I/sin r होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी, तो उसे ज़्यादा लगेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन कहाँ होता है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि यदि वस्तु के उत्तल लेंस में के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच के हो तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होता है, अभी हमने देखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होगा। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें विचलन नहीं होता है और पार्श्व विस्थापन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ये सब प्रश्न रट लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। यदि आपतन कोण आई तथा कोण आर हो तो कोणीय विचलन कितना होगा, कोणीय विचलन कोण आई माइनस कोण आर हो जाएगा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमों द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है, तो ये प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस जब वस्तु बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी तरासे गए रत्न की चमक को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका होती है, किसकी होती है, तो अपवर्तनांक की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, प्रिज्म की तरह होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर किसके होता है, m बराबर किसके होता है, तो m बराबर u/v के होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता की बात की जाए तो ये 5 डायोप्टर होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्नेल के नियम अनुसार क्या होता है, तो स्नेल के नियम अनुसार होता है म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता पी बराबर किसका होती है, तो ये 1/f का होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है शून्य होती है निर्वात में। सबसे अधिक क्या होती है, शून्य निर्वात में होती है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो दोनों लेंसों में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, +5 डायोप्टर होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायोप्टर होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/1.5 होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, खनिज नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है, तो कम मालूम करने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थोड़ा सा इसे नीचे कर लें कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता 4 डायोप्टर होगी, 4D होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है,
2D वाले का 50 सेंटीमीटर, तो एक का 25 सेंटीमीटर, तो 25 दूना 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 फीट गहरे ताल को ऊपर से देखने पर ताल की गहराई क्या प्रतीत होगी? 6 फीट गहरे तल से देखने पे उसका ऊंचाई जो होगी वो 6 फीट से कम होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता -5 डायोप्टर हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? तो ये कॉर्निया से होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला का होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो ये अनंत होता है। तो किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को यह आकाश जो है काला प्रतीत होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। मानव नेत्र ने जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है? तो नीला का होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये रेटिना करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आंख व्यवहार होता है किस तरीके से? तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो ये उत्तल लेंस से होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मानव नेत्र के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितने कोण का होता है? तो ये 150 डिग्री का होता है। मानव के दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि लगभग कितने कोण का होता है? तो 180 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो पुतली के रास्ते, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो लाल का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक लाल का होता है विग्योर के हिसाब से। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? वो रेटिना कहलाता है। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत को स्क्लेरा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वह क्या होता है? वह लाल होता है।
इन धनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बैंगनी का होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल में सबसे कम होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये आपका लाल का होता है। और कॉर्निया और नेत्र के बीच कौन सा नमकीन द्रव का समावेश रहता है? तो ये एक्वियस ह्यूमर का, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेत्र लेंस का पिछला भाग किस द्रव से भरा रहता है? तो ये विट्रियस ह्यूमर से भरा रहता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल का किया जाता है। जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किस चश्मे का बोल रहा है? तो ये बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप बदल जाए वो क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ये आपका पक्ष माफी पेशियों द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक नेत्र को बंद करके देखने पर संसार कैसा दिखता है? तो ये द्विविम हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्केलस के निचले परत को क्या कहते हैं? स्केलस के निचले परत को पुतली कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ये अभिसारी लेंस से किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है? ये 7 मेल से बना होता है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ये जरा दूरदृष्टिता की वजह से किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये दूरदृष्टि दोष में होता है। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसे आइरिस के पीछे वाली परत को क्रोडाइट, पुतली कोर्निया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म क्या होता है। रेले का कौन सा नियम प्रकाश के परिकिरणों के संबंध में है? तो एल बराबर 1/λ4 होता है, यानी कि आई इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ4, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से। किसका देखते हैं? विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है? वो सुचालक कहलाता है। और शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का होता है? तो ये जस्ता का होता है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश में कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 जूल दी जाती है। एक सूखा सेल में टर्मिनलों के बीच के विभवांतर क्या होता है? 1.5 वोल्ट होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो ये आपका चांदी होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। V बराबर IR, तो यहाँ R बराबर कह सकते हैं V/I, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? तो विद्युत ऊर्जा का, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ये कह सकते हैं I²R। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका ओम होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें पर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो R बराबर ρL/A कौन सा सही नहीं है? R बराबर ρA/L, R बराबर ρL/A, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश क्या होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का। विद्युत धारा का प्रबलता एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जूल जूल पर कूलाम बराबर किसके होते हैं? ये वोल्ट के होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो चांदी होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो चालक कौन सा है? तो एल्युमिनियम क्या होता है? चालक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। किलोवाट घंटा बराबर किसका होता है? 1 यूनिट के। वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का नियम कौन दिया है? तो ये ओम ने। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है समांतर क्रम में। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। क्या होता है? 30,000 ओम होता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ओम को निम्नलिखित में से किसमें धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो ये आपका प्रतिरोधक में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। और निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो ये आपका वोल्ट होता है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा के बीच क्या संबंध है? तो ये आर बराबर वी आई होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधियों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एनआर होगा। एम्पियर सेकेंड मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है आवेश का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित कहा जाता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो 10⁻⁻6 होती है। आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? V बराबर IR। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 220/2 है, यानी भाग दे दीजिए। तो आर बराबर क्या होता है? V/R होता है। आर बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो 220 से 2 से भाग दीजिएगा तो 110 एम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? इसका उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगी? आपका 25 वाट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगी? धारा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, धारा माने आई, तो V बराबर IR। तो वोल्ट बटा आर, तो वोल्ट कितना है? 250/100। तो 1 0 से 0 यानी कि 2 पॉइंट। तो धारा यानी रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा वोल्ट बट्टा आई। तो वोल्ट कितना दिया है? 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? ये आपका 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? ये आपका 220/60, 60/220 कितना हो जाएगा? 60/220, 1 0 से 2 3 6 2 से 11, 3/11 एम्पियर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसके प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 220/55 यानी कि 4 एम्पियर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक छात्र 100 वाट के बल्ब 6 घंटे लगातार जलाकर प्रतिदिन रात में पढ़ता है। बिजली बिल का
सितंबर माह का आय यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 40 पैसे प्रति यूनिट है तो क्या हो जाएगा? 100 वाट 6 गुना प्रतिदिन बट्टा 1000 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, 0.6 इंटू 40 पैसा के हिसाब से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 6 घंटा जलाकर 100 वाट का बल्ब 6 घंटे जलाकर प्रतिदिन रात में पड़ता है। कितना पड़ता है? प्रतिदिन रात में पड़ता है। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा? पहले तो यूनिट कितना हो जाएगा? एक दिन। देखिए इस प्रश्न में क्या करता है, यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक छात्र 100 वाट का बल्ब 6 घंटे लगातार जलाकर प्रतिदिन पढ़ता है, यानी कि हम निकालते हैं W वाट आवर डे बट्टे 1000। ठीक है, वाट कितना दिया है? तो 100 वाट का दिया है। कितना घंटा? 6 घंटा प्रतिदिन पड़ता है। तो बिजली बिल का सितंबर माह का, सितंबर में कितना दिन होता है? सितंबर में मान लीजिए 31 दिन होता है, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 6 कम 6 छत्तीस 18, कितना हो गया? 186। अब 186 को हम 40 पैसा से गुना करेंगे तो 40 पैसा को 100 कर देंगे तो 40 बट्टा ये 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 बच्चे 100, कितना हो गया था? गड़बड़ हो गया क्या? यानी कि 6 गुना 31, 6 कम 36 18, 186 गुना 40 बट्टा 40 पैसा को रुपया में बदल दिए तो 20 दूनी 40, 20 पचे 100। ठीक है, अभी 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 8 9 16 17 के 7 हाथ में 1 1 1, 2 2 1 3 37। अब ये हो जाएगा 5 7 35, 7 में से 5 गया 2 7, फिर ये हो जाएगा यानी कि 7 रुपया कुछ पैसा आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन निम्न से किस ताप पर पिघल जाता है? तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पिघल जाता है। सिल्वर का प्रतिरोध क्षमता कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻8 होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बना होता है? तो ये 6.25 इंटू 10⁸ प्रोटोनों से बना होता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।